हुकूमत ने पीटीआई की शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया है। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई वालों ने मुलाकात का तो सिर्फ बहाना किया है, असल निशाना तो शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास है। बानी से रहनुमाओं की मुलाकात कराने की ज़रूरत नहीं है। उधर हुकूमत ने मुजवजा वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया है। इस हवाले से ज़ेली कमेटी का इजलास भी हो रहा है और हुकूमत चाह रही है कि 25 अक्टूबर से पहले तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो जाए और आईनी तरमीम बिल पास करवा लिया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट शौकत बराशद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत साहब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे दिन गुजरा है? थैंक यू वेरी मच जी। आप कह रहे थे कि वीकेंड खत्म हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद में तो वीकेंड की कैफियत है। छुट्टियां हैं और कोई ऑफिस नहीं जा रहे, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। जी 3 दिन की छुट्टी है, यही आपसे पूछने जा रहे हैं कि शौकत ये जो शौकत साहब, इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद की जो है, हम देख रहे हैं कि ऐसी गहमा गहमी, हमारे नायब वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि ऐसी गहमा गहमी 27 साल के बाद हमारे यहाँ कितना खुशाइन समझते हैं आप शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास यहाँ पर हो रहा है, उसका यहाँ पर होना और ऐसे कई जो हैं आगे आने वाले वक्त में ऐसे कई इवेंट्स का होना? देखिए, शंघाई ताउन तंजीम का ये हुकूमती सरबराहान का इजलास है। इसे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहते हैं। ये सरबराही इजलास उस तरह नहीं है जो समिट होती है, लेकिन ये चूंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग है तो इसमें वज़ीर आज़म आ रहे हैं। इमेजिन करें पाकिस्तान में, जहाँ जो जितनी आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बताई, पाकिस्तान में पता नहीं होता कि कल कौन सा धरना आ जाए, कल कौन सा यलगार आ जाए, कल कौन सा जत्था आ जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में रूस, चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया की 4 रियासतों, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, बेलारूस के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, सो मंगोलिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं। इधर यहाँ पर कल 9 वज़ीर आज़म बैठे होंगे हमारे वज़ीर आज़म समेत। दुनिया के 9 वज़ीर आज़म होंगे। फिर भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो ऑब्जर्वर ममालिक हैं उनके भी डेलीगेशन होंगे। ये खिता, ये जो SCO है, ये रिप्रेजेंट करती है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके पैरेलल कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसी तरह सबसे बड़ा जो लैंड एरिया है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक ऑनर है, क्योंकि जब से शंघाई ताउन तंजीम 2001 से बनी है, उसके बाद कभी पाकिस्तान में ऐसा इजलास SCO का नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इजलास हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है, पाकिस्तानियों के लिए एक ऑनर है। बिल्कुल। अच्छा पराचा साहब, बिल्कुल आप ठीक बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने वाजे की, SCO कॉन्फ्रेंस की, और ऑनर की बात है बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है एहतजाज की, और फिर जो कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी मुलाकात करवा देते हैं बानी PTI से तो फिर हम एहतजाज जो है वो मौखर कर देंगे, इस पर जो तहरीक इंसाफ अभी ये बात कर रही है, इस पर आपका क्या टेक है? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि इस बार हुकूमत कुछ समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगी, या तो मुलाकात करवा दी जाएगी ताकि कल किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत हाल पैदा ही ना हो सके? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। यानी अभी तो वो खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो एहतजाज ला रहे हैं। ये अभी जो 2 हफ्ते पहले आया था वो किस लिए आया था? वो किससे मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी या नहीं करवाने दी जा रही? ये एक खास मौके को एनकैश करना होता है कि जी, चूंकि गवर्नमेंट जो है या सिक्योरिटी के इदारे हैं या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी कॉन्शियस, इमेजिन करें एक कुत्ता भी मर जाए, एक परिंदा भी मर जाए, एक जानवर भी मर जाए, इस पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान खबर जरूर बनेगी उसकी। मैं इंसानों के लिए बात नहीं कर रहा है, कौवा भी सड़क पे मरा हुआ नजर आ गया तो खबर बनेगी कि SCO के रूट पे या SCO के उस एरिया में, जिसको अभी हम रेड जोन भी कहते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी उधर ही होनी है, जो सजावट हुई है। और यकीनन ये एक बड़ा नोवल आइडिया है कि जो डेलीगेट्स रात को पहुंचेंगे, मसलन बहुत सारे आज चाइना के वज़ीर आज़म तो आज पहुंच रहे हैं, बाकी डेलीगेट्स में कल आना है और कल भी शाम तक वो आते रहेंगे। तो जिस तरह रोशनियों कमकमों को सजाया गया है वो बड़ी एक एफर्ट है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जाती जो असेसमेंट है या जो मैं जाती सोचता हूँ
کہ یہ خبروں کی زینت تو بنتے رہیں گے احتجاج کی کال، لیکن پی ٹی آئی ایکولی جتنے باقی کوئی محب وطن لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سارے، میں وہ جرنلسٹ نہیں ہوں کہ میں سرٹیفکیٹ بانٹوں کہ کون وفادار ہے ملک سے اور کون غدار ہے، یہ سب ملک کے لیے اتنا ہی اچھا سوچتے ہیں جتنا کوئی اور سوچتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ واپس لے لیں گے، کیونکہ لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ان کو کال کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. تو پراچا صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ احتجاج کی کال انہوں نے دی ہے، تو ایک ہفتہ پہلے سے کال دی ہوئی تھی 15 اکتوبر کی، لیکن بانی پی ٹی آئی سے تو ملاقات نہیں ہو سکی قیادت کی، تو پھر پارٹی نے اپنے ان پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایس سی او کانفرنس ہونی ہے تو اس وقت ہی احتجاج ڈی چوک پر کیا جائے. پھر انہوں نے اگر ایک ہفتہ پہلے 15 اکتوبر کی کال دی ہوئی تھی تو ایس سی او کا حکومتی سربراہان کے اجلاس کا فیصلہ 3 مہینے پہلے تاشکند میں ہوا تھا، جب سربراہی اجلاس ہوا تھا، جب سمٹ ہوئی تھی جس میں پریزیڈنٹ سے ممالک کے ہمارے تو وزیر اعظم اس فورم میں جاتے ہیں. تو یہ 15 اکتوبر بہت پہلے سے تھا، 15-16 کو پاکستان میں ایس سی او کے ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچانک ہی پرسوں ایک ٹویٹ آیا شیخ وقاص اکرم صاحب کا، یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں پراچا صاحب، کیونکہ پہلے تو ہر بات یہی کی جاتی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا تو احتجاج ہو رہا ہے، وہ کہیں گے تو منسوخ ہوگا، جلسہ ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اب تو ان سے ملاقات ہو ہی نہیں رہی ہے. پچھلے جو احتجاج ہوا تھا جس میں اچانک گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے تھے، وہ ڈی چوک جانے کی بجائے کے پی ہاؤس چلے گئے، اور پھر کوئی نہ ایم این اے نظر آیا نہ ایم پی اے نظر آیا. تو یہ ایک پریشر پی ٹی آئی پہ ضرور تھا پچھلے احتجاج کے حوالے سے کہ ورکرز کو اکیلا سوئی گیس کے سامنے، آنسو گیس کے سامنے پھینک دیا گیا، اور لیڈرشپ گرفتاریوں کے ڈر سے یا کسی اور ڈر سے چھپی ہوئی تھی. تو مجھے یہ بھی رہا ہے کہ اس پریشر کو بھی انڈو کرنے کے لیے کہ دیکھیں وہ بھی ہم نے کر کے دکھایا. اب جہاں ایس سی او کی خبر چل رہی ہے اس کے پیرلل یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ ان کا احتجاج ہوگا. آپ شو کر رہے ہو، میں شو کر رہا ہوں یا کوئی اور شو کر رہے ہو، جتنا مرضی سگنیفیکنس اور اس کے ڈپلومیٹک اینڈ دوسرے اینگلز آپ دکھا دیں ایس سی او کے، مثلا ایک جیسے میں نے کہا کہ ریجن سب سے بڑا ہے تو ریجن کنیکٹڈ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا آبادی بہت بڑی ہے تو ایک دوسرے کی مارکیٹ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، کوئی انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے نہیں. ادروائز ان کی جو اکانومی ہے ایس سی او کی، یہ دنیا کی جی ڈی پی کا 34% یہ اکانومی ہے، یعنی سب سے بڑی اکانومی اگر کہا جائے یورپین یونین ہے، اور پھر یہ ایس سی او کا ریجن بن رہا ہے، لیکن نہیں ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اسی طرح سے یہاں پر ایک ریجنل سینٹر بنا ہوا ہے جس کو ریٹس کہتے ہیں، ریجنل اینٹی ٹیرر سینٹر، لیکن یہی ریجن دہشت گردی کا بھی یہی ریجن شکار ہے. تو اس لیے تعاون کے لیے اگر یہ اتنا بڑا فورم پاکستان کو مل رہا ہے تو کم از کم پاکستانیوں کو بالکل، اور بلا شبہ شوکت صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پریشر ٹیکٹکس ہیں پارٹیز کی جانب سے استعمال ہوتے ہی ہیں، لیکن اب احتجاج کرتی ہے پی ٹی آئی یا نہیں کرتی یہ تو ان کی صوابدید ہے، وہ تو ابھی پتہ چل ہی جائے گا. لیکن یہ بتائیے گا کہ ساکھ ڈار نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں درست نہیں ہے، صرف یہ آپ کے مفاد میں بھی درست ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ وہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اگر وہ احتجاج نہیں کرتی؟ آف کورس ملک کے لیے تو یہ بہتر ہے ہی، لیکن وہ پارٹی تو اس کو پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کرے گی. نہیں، لیکن جو ایک تاریخ میں چیزیں لکھی جاتی ہیں، جیسے 90s میں سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا مسلم لیگ نون کا دھرنا تو یا احتجاج، تو آج تک اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. سیاسی جماعتیں اگر ملک کے مفاد کے خلاف کوئی ان سے ایک بھی غلطی سرزد ہو جائے یا ان سے کروا دی جائے تو ہمیشہ کے لیے ان پر ایک دھبا لگا رہتا ہے. 9 مئی کبھی نہیں بھولا جائے گا. پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی کو ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. آج بھی تو پی ٹی آئی اس سے ڈسٹینس کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا 9 مئی، بھائی کو کس نے کیا تھا، لیکن چونکہ منسوب ہو گیا 9 مئی ان پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کے نام پہ دھبا لگ گئے. اسی طرح ماضی کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. 71 میں جو انفارچونیٹ واقعات ہوئے، آخر کسی کی بھی تو ذمہ داری تھی نا اس وقت، اور حمود الرحمان کمیشن کا آج بھی ریفرنس دیا جاتا ہے. اس لیے یہ اگر کوئی بھی چیز جو ملک کے مفاد میں جا رہی ہو ان ٹرمز آف کلیکٹیو بینیفٹس آف دا کنٹری، تو وہ اگر اس کے خلاف کچھ
इम्प्रेशन आ जाए तो वो सियासी जमात पर लेकिन एक लेवल पीटीआई की जरूर जानिब रहता से है। शौकत सही साहब, कह रहे हैं। पीटीआई की जानिब से एक छोटी सी दरख्वास्त की गई है कि हमारी मुलाकात करवा दें। अगर हमारी बानी से मुलाकात करवा देंगे तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। इस छोटी सी बात पर भी अमल दरामद क्यों मुश्किल नजर आ रहा है आपको? ये जो छोटी सी बात है ना, इसको आप लिंक कर दें आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट ने पास करवानी है। तो हाँ। जितना डिस्कनेक्ट, मैं अब उनका एक थिंकिंग बता रहा हूँ कि जितना डिस्कनेक्ट होगा मुख्तलिफ अपोजिंग फैक्टर्स के साथ, तो गवर्नमेंट को ये एडवांटेज होगा, अपनी स्ट्रेटजी वो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड रखेंगे, दूसरों की मुखालिफिन की स्ट्रेटजी को एक तरह की डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक टैक्टिक हो सकता है। अच्छा। लेकिन मुलाकात पहले भी तो होती रही है। हाँ। अब मेरे लिए भी अचंभे की बात है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। इतनी अगर सिक्योरिटी है तो वो मौजूद तो उधर है। हाँ, एक बात जरूर है, कल भी जो डॉक्टर है या जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, जो यानी लोग इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से ये बात आती रही कि वो ठीक हैं, वो फिट हैं, वो उनको खाना मिल रहा है सही तरह से। ये जो खतरात पीटीआई के हैं कि जेल में वो बैठे हैं, अगर किसी ने खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाना है तो वो ये मुलाकात करके हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक जो ईगो का मसला बन गया कि नहीं हम नहीं होने देंगे मुलाकात, नहीं हम जरूर मुलाकात करेंगे, और वो दो हाथियों की लड़ाई में मुल्क की मफाद का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पुराचा साहब, शहर इक़्तिदार से हमें वहाँ बैठकर बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या स्टेप ले रही है और इस मूव का कितना नुकसान उन्हें होगा और गवर्नमेंट को किस तरीके से समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो सूरत हाल थी, ये तो सियासी सूरत हाल थी, हमने आपको बताया। इसके साथ साथ जो SCO इजलास की तैयारियाँ हैं ना, उस पर भी ज़रा बात कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और जिस तरह से पुराचा साहब बात कर रहे थे, बड़ी अहमियत का हामिल है ये इजलास। और जब से ये SCO स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी का मौका मिला और इजलास अब 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और तमाम जो रुकन ममालिक हैं उधर से वफूद शिरकत करेंगे। इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और SCO कॉन्फ्रेंस पर वफाकी दारुल-हुकूमत को खूबसूरती से सजाया गया जनाब। खूबसूरत रंगों में वो रंग गया और फैज़ाबाद से लेकर रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया है। सड़क किनारे पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया है और जहाँ फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंगो रोगन करके निखारा गया है जनाब। पार्लियामेंट हाउस, सिवान सदर और दीगर जो सरकारी इमारतें हैं उन पर बरकी कुमकुमे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे जो बिल्डिंग्स की खूबसूरती है उसको मजीद चार चांद लग इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, हम अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से जान लेते हैं। खालिद, इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इंतजाम कहाँ तक पहुँचे हैं? इदारे बंद हैं, मेट्रो सर्विस भी बंद है, इस वक्त दुकानें मार्केटें भी बंद है, क्या सूरत हाल आप वहाँ देख रहे हैं? देखें जी, ये तो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है ना, कि सिक्योरिटी की वजह से ये सारे अदारे और सारे जो मेट्रो बस है वो भी बंद है, रोड सारे ब्लॉक हैं। लेकिन जो अहम है पाकिस्तान के लिए वो यही तारीखी मौका है कि पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और 23वां इजलास है जिसकी आज पाकिस्तान जो है मेज़बानी करने जा रहा है और अहम शख्सियात जो हैं आज से पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान आज दोपहर 2 बजे के करीब आ रहे हैं और उसके बाद कल से ये शंघाई तावन तंजीम का इजलास जो है वो शुरू होगा, जिसमें 8 जो बाज़ाब्ता रुकन ममालिक हैं वो शरीक हो रहे हैं, जबकि ईरान जो है वो पहली दफ़ा इस इजलास में शरीक हो रहा है। उनके नायब सदर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस तरह जो मंगोलिया है वो मुबसर की हैसियत से भी पाकिस्तान जो है वो आ रहा है, उनका नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन 10-11 साल के बाद कोई भी भारतीय जो डिग्निटरी है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि हमसायों के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन कायम होने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन चूंकि ये एक शंघाई तावन तंजीम का इजलास है, बायलैटरल इशू इसमें डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो तजारत है, जो मईशत है, जो रीजनल की सूरत हाल है, सिक्योरिटी है, ये ऐसे गंभीर किस्म के इशू हैं जिसमें इंडिया, भारत, चाइना, रूस, ईरान, ये सब लोग इससे मुतासर लोग हैं। लिहाजा ये एक अच्छा मौका होगा कि सब लोग मिलकर बैठेंगे और ऐसी सूरत हाल सामने लाएंगे जिससे इन ममालिक को, खासकर जो शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक हैं, वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। कल से जो है वो रशिया का प्राइम मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तान के दौरे पर यहाँ पे मौजूद होंगे। चाइनीज अभी की तरह बताइएगा कि कौन कौन से जो सरबराहान हैं वो आ जाएंगे और कौन कौन से इस SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल आएंगे?
जी देखें जी, इस हवाले से एक तो चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है कि जो चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बायलैटरल विजिट भी उन्होंने अपना साथ रखा हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम के अलावा आज से उनका बायलैटरल विजिट शुरू हो रहा है और वो 17 तक पाकिस्तान में रहेंगे। 4 दिन का उनका दौरा है। जबकि बाकी जो ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिसमें तुर्कमानिस्तान भी है, कज़ाकिस्तान भी है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। कल क्योंकि 9 बजे सुबह शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और उसमें वो तमाम लोग शिरकत करेंगे। लेकिन जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है वो कल शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो सिर्फ जो सरबराही इजलास 16 अक्टूबर को होगा उसमें वो शरीक होंगे और उसके बाद 17 तारीख को पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है बायलैटरल टॉक्स होंगी, जिसमें वो सदर वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं, खासकर जो तवानाई के मनसूबे हैं, उनमें वो बाहमी याददाश्त के माहिदों पर दस्तखत करेंगे। 8 ममालिक जो है वो आज तवक्को की जा रही है कि वो पहुंच जाएंगे और जो चाइनीज़ वज़ीर आज़म है वो 2 बजे आ जाएंगे। इस तरह ये विजिट जो है ये इंतहाई अहमियत का तारीखी ये मौका है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी क़यादत को जब होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में ये एहसास की बात है। महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। बिल्कुल खुशाइंद मौका है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं सऊदी अरब के साथ भी, और अब देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होने वाला है और सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का मुसलसल ऐसे इवेंट्स होते चले जा रहे हैं